नेक्स्ट जो लेक्चर है वो है मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। हमने बेसिक ऑफ लिमिट स्टेट मेथड पिछले लेक्चर में पढ़ा था और उससे पिछले लेक्चर में। तो हमने 2 लेक्चर में बेसिक ऑफ लिमिट स्टेट और एनालिसिस ऑफ बीम कर लिया था। आज हम उसके MCQ लेके आए हैं जो कि आपके अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो जो सब पहला क्वेश्चन है आज मेरा वो क्या है, इफ़ FCU and FY are the cube compressive strength of concrete and yield stress of steel respectively, and ES is the modulus of elasticity of steel for all grade of concrete, the ultimate flexural strain in concrete can be taken as। यानी इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू पूछ रखी है। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेन है हमारा कंक्रीट में पूछ रखा है मैक्सिमम स्ट्रेन। तो कितना बताया था मैंने, ये डायग्राम बना था ऐसा हमारा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो क्या थी मेरी 0.0035 और यहाँ पे क्या थी वैल्यू मेरी कंक्रीट में, ये वाली वैल्यू थी। अगर स्टील की बात हो तो वैल्यू होगी मेरी ये, और कंक्रीट में पूछे तो वैल्यू होगी मेरी ये। ठीक है, ये डायग्राम था जब मैंने स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था आपको, तो इसी डायग्राम का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या पूछ रखा है कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी फॉर डिफ्लेक्शन include the effect due to creep, shrinkage and temperature occur after erection of partition and application of finishes as applicable of floor and roof is restricted to। यानी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का पूछ रखा है इसमें कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा आपका। तो जब भी आपकी फिनिशेज की बात आएगी, जब भी आपने पार्टीशन वॉल और फिनिशेज प्रोवाइड कर रखा है, तो उस केस में जो आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा वो होगा आपका स्पैन बाय 350। इससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं आएगा आपका। अगर इससे ज़्यादा आएगा तो आपकी फेल हो जाएगी। अगर वहीं पे आपका पार्टीशन वॉल और एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेज नहीं गिवन है न्यूमेरिक आपके क्वेश्चन में, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका स्पैन बाय 250। ये मेरी कोडल रिकमेंडेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, श्रिंकेज डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम एंड स्लैब कैन बी एलिमिनेटेड बाय पुटिंग। आप श्रिंकेज डिफ्लेक्शन को कैसे रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, श्रिंकेज डिफ्लेक्शन को एलिमिनेट कैसे कर सकते हो आप। तो श्रिंकेज डिफ्लेक्शन को एलिमिनेट कैसे कर सकते हो आप, कंप्रेशन स्टील इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, इसका आंसर होगा ए। आप कंप्रेशन और टेंसाइल स्ट्रेंथ को इक्वल प्रोवाइड कर दोगे तो आपका जो श्रिंकेज डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेट क्यों होगा, क्योंकि जो श्रिंकेज है ना, श्रिंकेज वो किसके कारण रिस्ट्रिक्ट होता है। जो ये श्रिंकेज है मेरा, ये श्रिंकेज जो डिफ्लेक्शन है ये किसके कारण रिस्ट्रिक्ट होता है, ये जो बॉन्ड बनता है हमारा कंक्रीट एंड स्टील में, जो बॉन्ड है वो क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, रिस्ट्रेन करता है डिफ्लेक्शन को। ठीक है, तो अगर हम कंप्रेशन और टेंशन में दोनों में इक्वल स्टील प्रोवाइड करेंगे तो उससे मेरा क्या होगा, जो ओवरऑल श्रिंकेज डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा मेरे स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्या है, इन केस ऑफ कंपोजिट कंस्ट्रक्शन द इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज, इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज। इसका आंसर होगा आपका बी।
ठीक है। कंपोजिट स्ट्रक्चर में है जो इफ़ेक्ट है उसको हम इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है कि जो क्रीप के कारण इलास्टिक स्ट्रेन होता है जो कि कुछ हद तक क्या कर जाता है, रिकवर कर जाता है, पार्शली क्या करता है, रिकवर करता है। ठीक है, इसलिए हम अल्टीमेट लिमिट स्टेट में जो प्लास्टिक फ्लो है उसको क्या करते हैं, हम इग्नोर करते हैं। प्लास्टिक फ्लो या इसको आप प्लास्टिक फ्लो भी बोल सकते हो, इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन concrete at the outermost compression fiber in limit state design of flexural member। जो पहला क्वेश्चन था वही है आपका ये भी, इसका भी आंसर क्या होगा आपका, बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा आपका, बी। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, स्पैन डेप्थ रेशो। यानी जो स्पैन होगा और जो डेप्थ रेशो होगा उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, उसकी हेल्प से डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं हम। ठीक है, यानी L/D का रेशो है हमारा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका, इन लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मेन बार रेनफोर्समेंट कंट्रोल। लिमिट स्टेट मेथड में जो स्पेसिंग है बार के बीच में, जो मेन रेनफोर्समेंट है आपके, उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो किसके बेस पे कंट्रोल की जाती है, वो की जाती है क्रैकिंग के बेस पे, बी पे। ठीक है, जो दो टाइप की स्पेसिंग हम जनरली यूज करते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम। दो टाइप की करते हैं, एक तो मिनिमम करते हैं, मिनिमम स्पेसिंग, और दूसरी क्या होती है मेरी, मैक्सिमम। तो जो मिनिमम स्पेसिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, वो करती है कि जो कंक्रीट है वो मेरा क्या ईजिली क्या कर जाए, मेरा सभी एम्प्टी प्लेस में मूव कर जाए। तो कंक्रीट की मूवमेंट के लिए तो क्या प्रोवाइड करता हूँ मैं, मिनिमम स्पेसिंग। एंड मैक्सिमम स्पेसिंग किस पे डिपेंड करती है, क्रैकिंग पे। ठीक है, ताकि जो क्रैकिंग विड्थ है मेरी वो क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, क्वेश्चन नंबर 7 का क्रैकिंग। यानी स्पेसिंग ऑफ मेन बार किस पे डिपेंड करती है, एक तो डिपेंड करती है, मिनिमम वाली तो करती है कंक्रीट के मूवमेंट पे, और जो मैक्सिमम स्पेसिंग है वो डिपेंड करती है आपकी क्रैक विड्थ पे। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्पेसिंग हम रखेंगे उतनी ही ज़्यादा क्या चांसेस होंगे क्रैक प्रोड्यूस होने के। ठीक है, तो क्लियर है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 7 हमने कर लिया, अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमें, अनइक्वल टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट इन ए रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन लीड टू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भैया आपका, इसका आंसर होगा आपका श्रिंकेज डिफ्लेक्शन। इसका आंसर क्या होगा भैया आपका, श्रिंकेज डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है मेरा, द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड, all load include the effect of temperature creep and shrinkage and measure from the cast level of the support of floor, roof and all other horizontal member should not exceed। तो अगर फिनिशीज और पार्टीशन वाल की बात आती या कोई स्टेटमेंट आती यहाँ पे, तो आंसर होता हमारा क्या, स्पैन बाई 350। बट यहाँ पे पार्टीशन वाल और फिनिशीज नहीं है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा
सी स्पैन बाई 250, मैंने पहले ही बताया था स्पैन बाई 250 अगर पार्टीशन वाल और फिनिशेज गिवन नहीं है तो। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, हाई यील्ड डिफॉर्म बार हैव, जो HYSD बार है हमारा, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला क्या है इसमें, डेफिनेट यील्ड वैल्यू, जो कि नहीं रखता। क्यों? क्योंकि जो इसका डायग्राम कैसा बनता है, इसका डायग्राम ऐसा होता है यहाँ पे, तो ये डेफिनेट यील्ड वैल्यू तो नहीं होगी। केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम माइल्ड स्टील, इसमें भी केमिकल कंपोजिशन भी डिफरेंट नहीं होगी, क्योंकि स्टील में क्या कार्बन प्लस आयरन का फेरस का यूज करते हैं, तो ये भी मेरा गलत हो गया। तीसरा परसेंटेज इलोंगेशन लेस देन दैट ऑफ माइल्ड स्टील, हाँ इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो माइल्ड स्टील है वो ज़्यादा डक्टाइल है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा भाई, सी, यानी जो इलोंगनेशन है वो क्या होगी मेरी, ज़्यादा होगी, ठीक है। कैसे क्योंकि जो माइल्ड स्टील है उसका जो इलोंगनेशन मैं कंसीडर करता हूँ 1.5 है, स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है 1.5, ठीक है, और जो मेरा HYSD बार है, हाई डिफॉर्म बार है, उसकी जो वैल्यू है वो कम है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हेन असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर एज पर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील इज टेकन, तो आंसर क्या होगा भाई इसका 1.15, और कंक्रीट की पूछेगा तो कंक्रीट के लिए आंसर ये हो जाएगा फॉर कंक्रीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये आपको मैंने एक टेबल बनवाई थी, वहाँ पे है इसका आंसर। तो कॉम्बिनेशन बताना है हमें लोड के लिए। कंडीशन क्या है, कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, इसका कॉम्बिनेशन, इसका आंसर होगा सी। ये आप कोड में भी देख सकते हो, ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर डेड और लाइव लोड है तो ये कॉम्बिनेशन होगा, डेड और विंड लोड है तो ये कॉम्बिनेशन होगा, डेड लोड विंड लोड और लाइव लोड है तो कॉम्बिनेशन ये होगा, डेड विंड लोड ये होगा कॉम्बिनेशन। तो ये सारे कॉम्बिनेशन के लिए एक टेबल है आपकी, IS कोड में मिल जाएगी, और मैंने भी जब आपको लेक्चर में करवाया था ये कॉम्बिनेशन ऑफ लोड, उस टाइम भी बताया था, तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द अजम्पशन दैट द प्लेन सेक्शन नॉर्मल बिफोर बेंडिंग रिमेन नॉर्मल आफ्टर बेंडिंग, मतलब जो प्लेन सेक्शन है बेंडिंग से पहले भी प्लेन होगा और बेंडिंग के बाद भी प्लेन होगा, ठीक है। तो ये कौन से मेथड में होता है, तो ये आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी होगा और लिमिट स्टेट मेथड में होगा। ये अजम्पशन दोनों ही जगह पे था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी हमने ये एज्यूम किया था और लिमिट स्टेट मेथड में भी हमने ये एज्यूम किया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इन द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन द फेलियर क्राइटेरिया फॉर रेनफोर्स कंक्रीट बीम एंड कॉलम इज, तो इसका सिंपल सा आंसर है, लिमिट स्टेट में हम क्या लेके चलते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। फेलियर थ्योरी कौन सी होती है हमारी, फेलियर थ्योरी होगी हमारी बी, मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी, क्योंकि जो एनालिसिस किया था मैंने तो ये वाला डायग्राम मैंने अज्यूम किया था, जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो अज्यूम किया था, ठीक है। तो जो फेलियर है वो किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे स्ट्रेन पे, ठीक है। स्ट्रेन को अगर मैं कंसिडर करूँगा ना फेलियर का, तभी जो मटेरियल है
उसकी मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम स्ट्रेंथ को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई? एज पर IS 456 1978 द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एट द कोलैप्स इन फ्लेक्सर फॉर डिजाइन पर्पज इज टेकन। तो कितना लेंगे भाई? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा मेरा? सी क्या है? 0.447। ये कहाँ से आया भाई? 0.67 FC के अपोन में 1.5 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, इसको करेंगे तो आंसर मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, और ये 0.67 क्या है मेरा? सेफ फैक्टर है। ये क्या है भाई? सेफ फैक्टर है। तो ये क्या था मेरा क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15। अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट डिफ्लेक्शन इज कंप्यूट बाय यूजिंग। तो जो डिफ्लेक्शन है हम किसकी बेस पे फाइंड आउट कर सकते हैं? वो शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस की बेस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी मैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात करूँगा, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी फॉर डिफ्लेक्शन, तो उसमें मैं शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन को भी कंसिडर करता हूँ और लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन को भी कंसिडर करता हूँ। शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन क्या किस पे डिपेंड करता है? शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंक्रीट क्या होगी मेरी? √FC के। ये फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, ये तो क्या होगी? शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या करता हूँ मैं? ये फॉर्मूला यूज करता हूँ। यानी लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी में क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्रीप का भी यूज किया जाता है। ठीक है, क्रीप के इफेक्ट को भी हम कंसीडर करते हैं। तो जब भी मैं डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करूँगा तो लॉन्ग टर्म मॉडुलस को भी कंसीडर करूँगा और शॉर्ट टर्म मॉडुलस को भी कंसीडर करूँगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? एज कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन लिमिट स्टेट मेथड टेक कंक्रीट टू। तो सीधा सा आंसर है इसका हायर स्ट्रेस लेवल। यानी कंक्रीट में भी क्या होगा? जो स्ट्रेस का लेवल होगा हाई होगा और स्टील में भी स्ट्रेस का लेवल क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में WSM में हम क्या करते हैं? सिग्मा CBC का यूज करते हैं। ठीक है, बट और इसमें हम यूज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का, FCK का यूज करते हैं। तो FCK हमारी हमेशा सिग्मा CB से क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, तो ये रीज़न है कि लिमिट स्टेट मेथड में जो कंक्रीट होता है वो क्या होता है? हाई स्ट्रेस लेवल पे होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इम्प्लाई इन लिमिट स्टेट डिजाइन इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। तो इसका आंसर होगा A। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? A, 10⁻⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ रखा है। इसमें क्या होता है? तो मैंने बताया था E' क्या होता है? EC अपोन में 1 प्लस में 5। ठीक है, ये होता है। अब EC क्या होगा? EC होगा 5000 √FC के। ये किसके लिए होगा? जो IS कोड है मेरा, अगर 2000 है, 456/2000, तो उस केस में तो EC की वैल्यू ये कंसीडर करूँगा मैं। ठीक है, अगर मेरा IS कोड IS 456 1978 है, तो मेरी EC की वैल्यू क्या होगी? 5700 √FC के। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा
इसका आंसर होगा ए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा भाई? ए। 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज। तो सिंपल सा आंसर है हायर देन 90% ऑफ एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ। एक्चुअली ये 95% ऑफ हायर देन 95% ऑफ एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ होती है, बट यहाँ ऑप्शन में मेरे को 90 गिवन है तो इसलिए मैं 90 कंसीडर करूँगा। ठीक है, ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करता हूँ मैं? FCK की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करता हूँ? F एवरेज माइनस में KS, ये फॉर्मूला यूज करता हूँ। और कर्व कौन सा यूज करता हूँ? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का यूज करता हूँ। ये क्या है मेरा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस कर्व का यूज करके मैं ये वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन 21। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ M25 कंक्रीट? यानी FCR की वैल्यू पूछ रखी है, तो FCR की वैल्यू क्या होती है? 0.7 रूट FCK। ठीक है, तो यहाँ 25 पुट करोगे आप तो क्या आ जाएगा? 0.7 इंटू में 5। अब मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा आपका? 3.5 MPa। तो आंसर क्या होगा आपका? 3.5 MPa। ठीक है, नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज इंक्रीज विद। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके साथ इंक्रीज होती है? देखो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी EC प्रोपोर्शनल टू रूट FCK है। ठीक है, यानी मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेरी इंक्रीज होगी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज होती है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी मेरी इंक्रीज होगी। अब मैं चेक करता हूँ कि किस किस केस में मेरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। अगर मैं हायर सीमेंट रेशो यूज करूँगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेरी इंक्रीज होगी? नहीं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेरी क्या होगी? डिक्रीज। तो ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा क्या है? शॉर्ट क्यूरिंग पीरियड। अगर मैं क्यूरिंग पीरियड कम कर दूंगा तो भी क्या होगा? मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिड्यूज होगी। लेस वाइब्रेशन का यूज करूंगा तो अच्छे से मेरा कंक्रीट कॉम्पैक्ट नहीं होगा, उसमें एयर वॉइड्स बचेगा, तो ओवरऑल क्या होगा? मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसमें डिक्रीज करेगी। तो इन तीनों केस में मेरी CS की वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज होगी। ठीक है, बट जब एज ऑफ लोडिंग को मैं इंक्रीज करूँगा तो मेरी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो मेरा EC की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इंक्रीज इन एज। 22। नेक्स्ट है मेरा 23। नेक्स्ट है 23। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट इज। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? C, नियर पैराबोलिक अप टू 0.002% स्ट्रेन वैल्यू एंड देन ए स्ट्रेट लाइन। यानी किस तरह से कर्व बनेगा मैंने बनाया था आपको। स्टार्टिंग तो पैराबोला होगा, फिर स्ट्रेट, और पैराबोला कहाँ तक होगा? ये 0.002 तक। उसके बाद ये क्रैक कर जाएगा 0.0035 पे। ठीक है, इधर स्ट्रेन है और इधर स्ट्रेस है। तो ये डायग्राम बताया था मैंने आपको। तो इससे क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन C क्या है मेरा? करेक्ट है, क्योंकि इनिशियल मेरा पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक कहाँ तक होता है? 0.2% स्ट्रेन तक होता है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट चला जाता है ये। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा इसका? C। क्वेश्चन नंबर 24। इन लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट कंट्रोल। तो वही है इसका आंसर, क्रैकिंग। पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। ग्रेड ऑफ स्टील इज डिजाइन एज Fe415 इफ। सिंपल सी बात है, अगर उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमारी क्या होगी? 415 न्यूटन पर mm² होगी। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? Fe415।
नेक्स्ट 26 लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट फॉर फ्लेक्चर द एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इज टेकन। क्या होगा भाई एरिया? ये डायग्राम मैंने बनवाया था, आपको याद आया? तो यहाँ पे सी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट भी करवाई थी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.36 FCK XUB, यानी डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 27 द मिनिमम स्ट्रेन एट द फेलियर इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट FY 400 MPa ऑफ RCC बीम एज पर लिमिट स्टेट मेथड। तो मिनिमम स्ट्रेन क्या होता है, क्या होगा? तो मिनिमम स्ट्रेन क्या होगा? देखो, जो मिनिमम स्ट्रेन है स्टील के लिए वो मेरा ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए किसके? 0.002 प्लस में FY अपॉन में ES PSF, ये है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 0.002 प्लस में 0.87 FY 400 है मेरे पास, और E की वैल्यू क्या होती है ये। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसका? C। जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या होगा? C। यही वैल्यू थी ना? अब याद आ गई होगी आपको कि यहाँ पे क्या लेके चलते हैं वैल्यू, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था वही फॉर्मूला लेके चलता मैं, यानी 0.002 प्लस में 0.87